अमरोहा का इस्माइली शिया अदब दोस्त और अदाकार खानदान। अल्लामा शफीक हसन एलिया की ख़तो किताबत बर्ट्रैंड रसल से हुआ करती थी। अतारत, मरीख और जहरा वगैरह जॉन एलिया के अमरोहा वाले घर में उनके साथ रहा करते थे। एलिया कैसे जॉन के वालिद के नाम का हिस्सा बना और इसकी तारीख क्या है? रईस अमरोही और मीर खलीलुर रहमान ने मिलकर दिल्ली से रोजनामा जंग का आगाज किया। पाकिस्तानी नॉस्ट्राडामस रईस अमरोही जो चूजों की कुर्बानी देकर रूहानी ताकत हासिल किया करते थे। 8 साला जॉन एलिया को मोहब्बत की वजह से थप्पड़ पड़ा और उनका पहला शेर। अमरोहा की लड़कियां जॉन से शेर लिखवा कर किसी और से शादी कर लिया करती थी। शिया खानदान के जॉन एलिया ने देवबंदी मदरसे से मजहबी तालीम हासिल की। पाकिस्तान बना तो जॉन के भाई पाकिस्तान चले गए और बेटों की जुदाई में वालिदा की वफात हो गई। और सबसे बढ़कर जवानी में ही जॉन मजहब छोड़कर कैसे एग्नोस्टिक बन गए। मैं हूँ अवैस गौरी और जुस्तजू पर आज से मैं आपको अजीम शायर दी जॉन एलिया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं भाई जॉन का हुलिया बताना चाहता हूँ। बाल वबाल। आम सी ऐसी बीवी चाहिए थी जो उनका घर रखे और उनके घर का चूल्हा जलता रहे। सर आशुफ्ता, आंखें मुंतजिर। इस 200 साल में इस खित्ते में सबसे बड़ा शायर जॉन एलिया पैदा हुआ। दिमाग शहर जमाल, सेहत ख्वाबो ख्याल। तो जॉन लगभग रोते रोते आंसू पोंछते पोंछते मुझसे ये कहने लगे कि राहत में कराची नहीं था, मैं रोज रोता था कि राहत का वहाँ क्या हो रहा होगा। गुस्सा लबरेज, दिल पैमाना, दूर से देखो तो मसला। मैं अपने वालिद से बहुत अरसे तक नाराज रही और मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए। मैं तबाह होकर आया हूँ। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है। मर्दों की महफिल में पुरसुकून, औरतों की महफिल में फुदकता अफलातून। कि मेरा कोई बच्चा शायर हो, अच्छा। अगर मैंने देखा वो शायरी करा, मैं उसका गला घोट दूंगा। दी जॉन एलिया का खानदान, मोहल्ला, शख्सियत, जिंदगी, शायरी कुछ भी औरों जैसा नहीं था। आम और रूहू की निस्बत से मशहूर होने वाला शहर अमरोहा, जिसका मोहल्ला लकड़ा जो दरबार शाह विलायत के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ एक इस्माइली शिया खानदान अदब दोस्ती की सदियों पुरानी तारीख रखता है। अल्लामा शफीक हसन एलिया यानी सैयद सिब्ते असगर नकवी अलमारूफ जॉन एलिया के वालिद मोहतरम 4 भाई थे। इन चारों की सारी उम्र शायरी करते और इल्म तहकीक और थिएटर पर अदाकारी करने में गुजरी। सारा ख़ानदान अदबी मीरास से जुड़ा था। बकौल जॉन एलिया, उनके दादा पर दादा और फिर उनके दादा पर दादा सब के सब शायरी और अदब से जुड़े हुए थे। मोहल्ले में उनके जद्दे अमजद हज़रत शाह विलायत का सालाना उर्स एक फेस्टिवल की तरह हुआ करता था। इस ख़ानदान के अजदाद बादशाहों के ख़ास हुआ करते थे और इसी वजह से उनकी पुरानी हवेलियां थी जो अमरोहा में किराए पर दी गई थी। चाहे ये हवेलियां खस्ता हालत में थी मगर इस काबिल थीं कि अल्लामा शफीक हसन एलिया के घर में 2 मुलाजिम थे और वो सारी उम्र शायरी करते रहे और उन्हें रोज़गार के लिए किसी नौकरी या कारोबार की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इस सारे ख़ानदान बल्कि अमरोहा के रहने वाले हर किसी का मानना था, अमरोहा शहर तख्त है, गुजरा यहाँ की सख्त है, जो छोड़े कम बख्त है। जॉन एलिया अपनी किताब शायद में अपने वालिद का तारुफ कुछ यूँ करवाते हैं। बाबा अमरोहे की मुसलमान अशराफिया के अफराद की अक्सरियत के बरक्स नस्ली बरतरी और तबकाती तफरीक के सख्त मुखालिफ थे। एक ख़ास बात यह है कि उनके यहाँ ज़ाती मलकियत का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता था। वो अपने इस्तेमाल की बुनियादी और नागुज़िर अशिया को भी ज़ाती मलकियत में शुमार नहीं करते थे। मेरा बिस्तर, मेरी चादर, मेरा तकिया, मेरा बक्स, मेरी अलमारी, इस नौ के मफ़ाहीम ज़हन में रखना और उन्हें ज़ुबान पर लाना वो सख्त गैर मुहज़्ज़ब और गैर शरीफ होने की अलामत समझते थे। अल्लामा शफीक हसन एलिया सुबह से शाम तक तहकीक व तहरीर में मसरूफ़ रहते और उन्हें यह भी मालूम होता था कि उनकी लिखी हुई तहरीर कोई नहीं छापेगा। घर का निज़ाम मुनासिब चलता था मगर इतना इजाफी पैसा नहीं था कि शफीक एलिया अपनी कुतब खुद छपवा सकते और मार्केटिंग करनी उन्हें आती नहीं थी और ना कभी उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस की। जॉन एलिया के वालिद इल्म हैत के माहिर थे। बरतानिया उस वक्त इल्म फ़न का गहवारा था तो ये अक्सर वहाँ के साइंसदानों और फ़लसफ़ियों से
ख़तो किताबत करते और मुख्तलिफ़ इल्मी गुत्थियाँ सुलझाया करते थे। उनके इल्मी कद का अंदाज़ा इस उम्र से लगाइए कि वो मगरबी स्कॉलर बर्ट्रैंड रसल के साथ भी ख़तो किताबत किया करते थे। वो जनूबी एशिया की रसदगाह के डायरेक्टर नरसियान से भी गुफ्तगू किया करते थे। ख़तो किताबत के ज़रिए उन्होंने तारीख़ी हवालों के साथ हज़रत इमाम हुसैन, सफ़र करबला की मंजिलें और करबला के मैदान और वाक़या के नक्शे भी बनाए। अल्लामा शफ़ीक एलिया तो ख़ास तौर पर बाबुल और नैनवा की तहज़ीब से ख़ास दिलचस्पी थी। जॉन एलिया के बकौल उनके घर में यूनान की इतनी बातें होती थी कि उन्हें बचपन में ऐसा लगता था कि वो बर्रे सगीर में नहीं बल्कि कदीम यूनान के शहरी हैं। घर में होने वाली गुफ्तगू की वजह से उन्हें यूनानी फ़िलासफ़र अपने घर के लोग लगा करते थे और यूनान के शहर उन्हें ऐसे याद थे जैसे वो वहीं ज़िंदगी गुजार रहे हों। जॉन एलिया के बचपन और लड़कपन में घरेलू माहौल की अक्कासी उन्होंने अपनी किताब शायद के तवील दिबाचे में भी की है। अतारद, मरीख, ज़हरा और मुश्तरी वगैरह का हमारे घर में इतना ज़िक्र होता था जैसे ये सैयारे हमारे अफराद खाना में शामिल हों। यूरेनस उस ज़माने में नया नया दरियाफ्त हुआ था। बाबा इस अजीज़ुल कद्र के बारे में इतनी बातें किया करते थे कि अम्मा को उससे चिढ़ हो गई थी। बाबा को ज़मीन की हरकत के मसले के सिवा ज़मीन के किसी भी मसले और मामले से कोई सरोकार नहीं था। अक्सर लोगों को ये तजस्सुस होता है कि आखिर एलिया का मतलब क्या है। कुछ लोग उसे हज़रत अली से निस्बत करार देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अल्लामा शफ़ीक हसन एलिया की यूनान से मोहब्बत की वजह से दरअसल उन्होंने इसी यूनान के एक तारीख़ी शहर एलिया को अपने नाम का हिस्सा बनाया था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इस शहर यानी एलिया की बाकियात आज इटली में मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने भी अपने एक कॉलम में इसका जिक्र किया था और ये बताया था कि एलिया में सिर्फ अदीब, शायर, फ़लसफ़ी और इल्म फ़न से मुंसलिक लोग रहते थे जिन्हें तमाम सहूलियात हुकूमत देती थी। इस शहर में सब नंगे पाँव चलते थे, सड़क मीलों दूर थी, शोर नहीं था, फिक्रे माश नहीं था और फिर शायद इसीलिए यूनान के फ़लसफ़े ने पूरी दुनिया को बदल डाला। अमरोहा में इस शानदार ख़ानदान का यही वो माहौल था जहाँ पर सादिक़ैन और कमाल अमरोही जैसे शानदार तारीख़ी किरदारों ने जन्म लिया। यही वो अल्लामा शफ़ीक हसन एलिया थे जिनके घर 14 दिसंबर 1931 को हज़रत जॉन एलिया की पैदाइश हुई। मगर जॉन एलिया के बचपन की कहानी शुरू करने से पहले उनके भाइयों और इकलौती बहन से तारुफ हासिल करने की सादत हासिल कर लेते हैं। ये 4 भाई और 1 बहन थे। सबसे बड़े भाई रईस अमरोही, सैयद मोहम्मद तकी, सैयद मोहम्मद अब्बास, जॉन एलिया और सबसे छोटी बहन शाह ज़नान जिन्हें घर वाले नजफ़ी भी कहते थे। सबसे बड़े भाई सैयद मोहम्मद मेहदी जो रईस अमरोही के नाम से मशहूर हुए, ये यदाना रोज़गार शायर थे। क़याम पाकिस्तान से पहले ही ये रोज़नामा जंग का हिस्सा बन चुके थे। इस अखबार के बानी मीर खलीलुर रहमान के करीबी दोस्तों में शामिल थे। रईस अमरोही क़याम पाकिस्तान से पहले अपने भाई सैयद तकी को लेकर दिल्ली चले गए, जहाँ पर मीर खलीलुर रहमान के साथ उन्होंने रोज़नामा जंग का आगाज़ किया। हालत ये थी कि दोनों भाई अखबार को तैयार किया करते थे, जबकि मीर खलील का काम इश्तहार, खबरें लाना और फिर अखबार को बांटना होता था। ये वतन परस्त कम्युनिस्ट थे, खद्दर के कपड़े पहना करते थे। पाकिस्तान बना तो ये फ़ौरन पाकिस्तान आ गए। जंग में उनके कतात ने लाफानी शोहरत हासिल की। उन्होंने एक तवील अरसा जंग में नौकरी की और इदारती ओहदों पर फायज रहे। उसके बाद उन्होंने शिराज नामी एक अखबार का डिक्लेरेशन हासिल किया, मगर ये एक नाकाम प्रोजेक्ट था। रईस अमरोही का बाद में तारुफ एक रूहानी शख्सियत के तौर पर भी होने लगा। ये पाकिस्तान और मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ किया करते थे। आप इन्हें पाकिस्तान का नॉस्ट्राडामस भी कह सकते हैं। मगर 70 की दहाई में रूहानी ताकत हासिल करने के कुछ तरीके भी बताया करते थे। मिसाल के तौर पर गालिबन 1975 में पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक शो तिलिस्म कदा के नाम से नशर हुआ करता था। रईस अमरोही इस प्रोग्राम में बैठकर ये बताया करते थे कि 24 चूज़ों की गर्दन किस अंदाज में और किस वक्त और किस तरीके से मरोड़ कर उन पर क्या पढ़कर रूहानी ताकत को हासिल किया जा सकता है।
रईस अमरोही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के माहिर समझे जाते थे और बतौर साइकिक उनके पास अक्सर लोग आकर रूहानी मदद भी तलब किया करते थे। रईस अमरोही की ज़िंदगी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है और अगर व्यूवर्स को दिलचस्पी हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और किसी वक्त हम जस्तजू पर आपको रईस अमरोही की कहानी थी सुनाएंगे। अल्लामा शफीक हसन एलिया के दूसरे साहबजादे का नाम सैयद मोहम्मद तकी था। उनको शायरी से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि उनका असल मैदान फ़लसफ़ा था। बड़े सगीर में उनका रुझान भी अपने बड़े भाई रईस अमरोही की तरह कम्युनलिज्म की तरफ था। ये भी बड़े भाई की तरह खद्दर के कपड़े पहनते। उन्होंने क़याम पाकिस्तान से पहले एक किताबचा लिखा जिसके उन्वान से आप उनके ज़हनी मिलान का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पाकिस्तान स्टालिन की नज़र में। आप अंदाज़ा लगाएं कि रईस अमरोही और सैयद मोहम्मद तकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में उस वक्त शामिल हुए जब कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत की थी। पाकिस्तान बना तो ये हिजरत कर गए। रईस अमरोही की मीर खलीलुर रहमान के साथ यारी थी, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने अपना अलग अखबार निकालने की कोशिश की तो सैयद मोहम्मद तकी रोज़नामा जंग के साथ ही मुंसलिक रहे। ये तरक्की करते करते 50 की दहाई के आखिर में रोज़नामा जंग के एडिटर बन चुके थे। मीर खलीलुर रहमान के करीबी और पूरे मार्च साथियों में थे सैयद तकी शाह के साहबजादे हैदर तकी। गुज़िश्ता साल यानी 2023 में वफ़ात पा चुके हैं और ये सारी उम्र रोज़नामा जंग में नौकरी करते रहे और इनका ज़्यादा वक्त रोज़नामा जंग के इदारती सेक्शन में फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए गुजरा। जॉन एलिया के तीसरे भाई का नाम सैयद मोहम्मद अब्बास था। ये भी दीगर दो भाइयों की तरह कम्युनिस्ट नज़रियात के हामिल थे, मगर इन्हें ना शायरी और ना ही फ़लसफ़े से कोई दिलचस्पी थी, बल्कि ये इनकलाबी हुआ करते थे। ये नन्हे जॉन को इनकलाबियों के किस्से सुनाया करते थे, अंग्रेज़ सरकार से नफ़रत करते थे और इस तलाश में थे तो कोई फार्मूला मिले तो ये इससे अंग्रेज़ों की सरकारी इमारतें उड़ा सकें। ये मालूम है कि पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, मगर इसके बाद इनकी सरगर्मियों की कोशिश के बावजूद कोई ख़ास जानकारी नहीं मिल सकी। नन्हा जॉन एलिया मगर बचपन में कुछ भी नहीं था, बल्कि वो एक आशिक था, एक ऐसा रोमान पसंद बच्चा जिसे खूबसूरती मशहूर कर देती थी। मगर इसके साथ साथ नन्हे जॉन को बचपन में जो माहौल मिला वो इससे सारी उम्र नाला रहे। अपनी शायरी की पहली किताब शायद के शानदार नसरी दिबाचे में उनके अल्फाज मुलाहिज़ात फरमाई। जिस बेटे को उसके इंतहाई ख्याल पसंद और मिसालिया परस्त बाप ने अमली ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका ना सिखाया और ये तलकीन की हो कि इल्म सबसे बड़ी फजीलत है और किताबें सबसे बड़ी दौलत, तो वो रायदा ना जाता तो और क्या होता। मगर जॉन एलिया का यह एहसास तो उस वक्त था जब उनका आलमी डाइजेस्ट, जिसकी अशात लाखों तक पहुंच चुकी थी, और फिर वो नाकाम हुआ और जॉन एलिया के मुताबिक उनकी इसी मुआशी बदहाली की वजह से उनकी शादी ख़त्म हुई। मगर अभी तो उनके बचपन का मिसालियत पसंद दौर था। बचपन और लड़कपन में उनके रोमांस और हसीनों से दोस्तियां तो अपने अरूज पर थी। उनके घर में कई बड़े लोगों का तस्करा होता था, मगर जॉन एलिया अकबर बादशाह के दरबार के शायर, उर्फ़ी शिराजी के हुस्न, कादिरुल कलामी और उनकी जवां मर्गी के मद्दाह थे। और फिर अभी वो फ़कत 8 साल के थे कि उन्हें पहली बार किसी लड़की से मोहब्बत हुई, मगर इसी मोहब्बत ने उनसे पहला शेर भी सरजद करवाया। हुआ कुछ यूँ कि जब नन्हे जॉन के वालिद या बड़े भाई को इस मोहब्बत का इल्म हुआ तो उन्होंने जॉन के मुंह पर तमाचा दे मारा और फिर जॉन ने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर कहा, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जॉन की बचपन और लड़कपन की मोहब्बतें बेशुमार थी। वो अमरोहा में मोहल्ले की लड़कियों के हर दिल अजीज थे, मगर अक्सर लड़कियां उन्हें बेवकूफ़ बनाया करती थी। प्रिया नामी एक लड़की जॉन से खतूत और शेर लिखवा कर वही अपने दूसरे आशिक को भेजा करती थी और फिर शादी भी उसी से कर ली। जॉन दीगर लड़कियों के लिए सुहाग, शेर और कसीदे लिखा करते थे। शायद इनका किसी लड़की से इश्क मुकम्मल भी हो जाता, मगर वो अपनी मोहब्बत में बहुत नापसंद वाक़या हुए थे। उनका ख्याल था कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं उसे खुद उनके पास आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। वो बार बार उठें और वो उन्हें बार बार मनाए।
वो खलील जिब्रान की तर्ज पर फर्जी नामों से अपनी महबूबाओं को ख़त लिखा करते थे और अक्सर ये ख़त वो किसी तक पहुंचा नहीं पाते थे। जॉन के बड़ों ने बज़्म हक के नाम से जो ड्रामा क्लब बना रखा था, इसमें वो इस्लामी ड्रामे स्टेज किया करते थे। ये ड्रामे अक्सर हज़रत इमाम हुसैन के करीबी साथियों और उनका इंतकाम लेने वाले अमीर मुख्तार सकफ़ी और इब्राहीम बिन मालिक अश्तर की ड्रामाई तश्कील पर मुश्तमिल होते थे, या फिर इस्लामी तारीखी शख्सियात की ज़िंदगी को स्टेज किया जाता था। जॉन अभी फ़कत 12 साल के थे। उन्होंने अपना एक अलग जॉन ड्रामा क्लब बना डाला, तो उनकी ज़िंदगी में उन्हें जो पहली शोहरत मिली वो बतौर अदाकार थी। अमरोहा के अक्सर लोग उन्हें अदाकार के तौर पर पहचाना करते थे और क़याम पाकिस्तान तक जॉन के सारे साल ड्रामा लिखने, डायरेक्ट करने और अदाकारी करने में गुजरे। स्कूल में जॉन मगर एक अच्छे तालिबे इल्म ना थे। वो किसी जमात में अव्वल नहीं आते थे, बल्कि उन्हें दरसी कुतब से खुदा वास्ते का बैर था। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया से हासिल की। फ़ारसी में इलाहाबाद बोर्ड से कामिल यानी फ़ारसी का सबसे आखिरी इम्तिहान पास किया। फ़लसफ़े और अरबी में भी फाजिल किया। अरबी और फ़ारसी में मदरसा सैयदुल मदारिस में उनके उस्ताद मौलाना सैयद मोहम्मद इबादत कलीम, और शायरी में भी जॉन के वालिद के साथ साथ ये उनके उस्ताद थे। जॉन के वालिद क्योंकि एक मजहबी शख्सियत थे, तो उन्हें अमरोहा के दारुल उलूम मौलाना ने भी दाखिल करवाया गया। यहाँ से उन्होंने अरबी अदब, मनकूलात, माकूलात की तालीम हासिल की। यही वो मदरसा था जहाँ से मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद भी फारिगुल तहसील थे। जॉन की अभी तक की कहानी में दुख और मायूसी उनके आसपास भी नहीं फटकी थी, मगर इनको जिंदगी का पहला झटका या दुख मिलने वाला था, और वो था बड़े सगीर तकसीम की शक्ल में। अपने बड़े भाइयों के साथ जब जॉन गलियों में पाकिस्तान के नारे लगाया करते थे, तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये तकसीम इतनी खूनी बन जाएगी। पाकिस्तान बन गया तो उनके तीनों बड़े भाई यानी रईस अमरोही, सैयद मोहम्मद तकी और सैयद मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान चले गए, मगर जॉन एलिया अमरोहा में ही रहे। यहाँ से इस खानदान के एक ऐसे अलमिया का आगाज होता है जिसे आप जॉन की जिंदगी का पहला गम भी कह सकते हैं। जब जॉन के तीनों भाई पाकिस्तान चले गए तो घर में अल्लामा शफीक हसन एलिया, उनकी अहलिया मोहतरमा नरजिस, जॉन और उनकी बहन नजफी रह गए, मगर उनके साथ इस घर में तीनों बेटों का जुदाई का गम भी था। ख़ास तौर पर मोहतरमा नरजिस को अपने बेटे रईस अमरोही से बहुत प्यार था। उनके हाथ का लगाया अनार का दरख्त वालिदा की तवज्जो का खसूसी मरकज़ बन गया। शफीक एलिया ने फैसला किया था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे बल्कि अमरोहा में ही रहेंगे। उन्होंने कभी इस फैसले की वजह नहीं बताई, मगर जॉन की वालिदा अपने बेटों के गम में घुलने लगी और फिर पहले जॉन की वालिदा और फिर उनके वालिद इस दुनिया से चले गए। अमरोहे का मंजरनामा भी तेजी से बदल रहा था। जॉन की आबाई हवेलियां चंद सालों में मकीनों से खाली हो चुकी थीं और इनमें नए लोग आकर मालिकाना हकूक के साथ रहने लगे थे। उनकी इकलौती बहन शाह जनान की शादी हुई तो जॉन घर में अकेले रह गए। ये वो वक्त था जब जॉन गम और उदासी का शिकार थे। उनके कज़न नाजिश अमरोही MSF अमरोहा के सदर हुआ करते थे, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनकी सियासी सरगर्मियां अरूज पर थीं। यही वो वक्त था जब जॉन एलिया ने फ़लसफ़ियों को पढ़ना शुरू किया और उनका रुझान कम्युनिज़म की तरफ हो गया। वो खुद को अनार्किस्ट कहने लगे। एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने और देवबंद मदरसे से तालीम हासिल करने वाले जॉन एलिया पर इस माहौल ने और इस फ़लसफ़े ने ऐसा असर किया कि वो एग्नोस्टिक हो गए और फिर सारी उम्र इसी नज़रिए पर कायम रहे। जॉन के इंडिया में ये आखिरी साल मशहूर अदाकार मुनव्वर सईद के घर में गुजरे, जहां पर मुनव्वर जॉन को चचा जॉन कहा करते थे। जॉन इन दिनों कुश्ती किया करते थे। शायद यही वो दिन थे जब उन्हें शराब की लत लगी और वो टीबी की मोहलिक बीमारी का शिकार भी हो गए। उनकी हालत इस कदर ख़राब हुई कि वो खून थूका करते थे। ऐसे में सब ने यही बेहतर महसूस किया कि अब जॉन एलिया को पाकिस्तान अपने भाइयों के पास चले जाना चाहिए। यूं 30 दिसंबर 1956 को जॉन अमरोहा रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, तो शायद ये उनकी ज़िंदगी के बदतरीन और दुखी तरीन लम्हों में से एक लम्हा था। जब उनकी ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होने लगी तो उन्होंने रुखसत करने के लिए आने वालों की तरफ देखकर ये शेर पढ़ा, और उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना,
मुझको पहुंचा के लौटने वालों, सबको मेरा सलाम कह देना। जॉन एलिया जब 1957 में पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ा, उनके मुआशके और अदबी सफ़र का आगाज़, ये सब हम आपको जॉन एलिया की कहानी की दूसरी एपिसोड में बताएंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो इंडिया से टीबी का मर्ज और बहुत सा डिप्रेशन लेकर पाकिस्तान पहुंचे तो उनका इलाज कैसे हुआ। जॉन कैसे कराची में ऐसी हसीना की जुल्फ़ों के असीर बन गए जो दीगर बहुत सौ की भी महबूबा थी। 16 साला जाहिदा हिना से जॉन की पहली मुलाकात कैसे हुई। जॉन अयूबी दौर में मार्शल्लाह के नवाजे हुए अदीबों को क्या कहा करते थे। क्या जाहिदा हिना ने जॉन एलिया जैसे मुश्किल इंसान से शादी सिर्फ तरक्की पाने के लिए की। क्या जॉन एलिया का दिल टूटा तो उन्होंने शायरी शुरू की। जॉन का खून से भरा हुआ खत और जाहिदा हिना की खुदकुशी की कोशिश। और सबसे बढ़कर जाहिदा हिना ने जॉन एलिया को क्यों ये कहा, अगर तुम 50 शादियां भी करो तो एक शादी मुझसे भी करना। आपको स्क्रीन पर एक क्लिक नजर आ रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं।